नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नई कहानी का अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे मराठवाड़ा में एक महत्वपूर्ण समस्या को लेकर बरखा राजेश शर्मा जी ने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है हत्या। मतलब हम देखते हैं कि हमारा महाराष्ट्र या देश कृषि प्रधान कहा जाता है। महाराष्ट्र के किसानों का प्रमुख व्यवसाय ये खेती है और हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। इस खेती पर निर्भर रहने से किसानों के जीवन में कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। तो ये किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को आधार बनाकर एक हत्या कहानी लिखी गई है। और इस कहानी में हम देखते कि हत्या ये कहानी बरखा राजेश शर्मा जी ने जो मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में, खास तौर पर मराठवाड़ा में जो किसान आत्महत्या करते हैं उसको लेकर लिखी गई एक मौलिक कहानी है। किसान आत्महत्या की समस्या आज गंभीर बनती जा रही है। देश में सबसे अधिक आत्महत्या है ये किसानों ने की है और उसमें भी प्रदेश की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र यह पिछले कुछ सालों से किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा जैसी सूखाग्रस्त एवं पिछड़े संभाग में अधिकांश किसानों ने आत्महत्या की है। बरखा राजेश शर्मा जी की जो हत्या कहानी जो है, यह कहानी हमें प्रेमचंद जी के गोदान इस उपन्यास की याद दिलाती है। गोदान उपन्यास का नायक होरी जिस प्रकार अनेक प्रकार की सुल्तानी और सामाजिक जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं के कारण किस प्रकार खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और कैसे उसके जीवन में सामाजिक समस्याएं बढ़ती है, उसका वर्णन गोदान इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने पहले से ही किया हुआ है। उसी प्रकार इसी परंपरा में हत्या ये कहानी लिखी गई है और इस कहानी में अधिक पात्र भी नहीं है। एक 3-4 प्रमुख पात्रों के माध्यम से हमारे सामने किसान आत्महत्या की जो समस्या है उस समस्याओं का दर्द भरा वर्णन इस कहानी में हुआ है। कहानी का नायक एकनाथ है और एकनाथ किसान है और खेती में जो समस्याएं निर्माण हो गई है वह उसके कारण आत्महत्या करता है। कृषि प्रधान देश भारत का किसान आज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। ये समस्याएं आसमानी कम है और सुल्तानी अधिक है। ये साहूकारों द्वारा किसानों को कर्ज देकर उनको अनेक सालों से कर्जों में डुबा दिया जाता है और जब कर्ज न चुकाने की स्थिति निर्माण होती है तब उसकी खेती हड़प की जाती है। एक आम समस्या बन गई है। जो अवस्था गोदान में हो रही की है वही यह एकनाथ की है। मराठी में जैसे कि मराठी में अन्नदाता, जगाचा पोशिंदा, इस प्रकार के उपनाम यह किसानों को दिए जाते हैं। उसी प्रकार बड़े बड़े विशेषण धारण करने वाला किसान आज फांस को नज़दीक कर रहा है, अपने जीवन का अंत कर रहा है। यह हमारी वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि काशी जैसे संघर्ष करके अपने परिवार, अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करें। जैसे इस कहानी में हम देखते हैं कि कहानी में कुछ ही पात्र है। कहानी का जो नायक है वो एकनाथ है। एकनाथ की पत्नी काशी और काशी के ससुर जी का नाम गणपतराव है। काशी की सासू माँ है रमाबाई और काशी के देवर नारायण है। जीवन मिला है तो मृत्यु अटल है। मरना तो सबको है भाई, ऐसा कोई है क्या? चित्रपटों में आप डायलॉग सुनते हैं, कई सारे शब्द होते हैं, अभद्र भाषा होती है उसमें, वो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो मरना नहीं चाहता या उसके हाथ में है कि जब चाहा तब मरेगा। अधिकतर तो लोग मरना नहीं चाहते। देखो आपको पूछो, आप बोलेंगे मरेंगे। युवक है तो मरना चाहते, लेकिन जिस प्रकार आप अधिक दिनों तक जीवन व्यतीत करते हैं ना, 60 साल, 65 साल, 70 साल के बूढ़े को पूछो,
मरना चाहते हो कि नहीं, मरोगे कि नहीं? वो क्यों, वो क्या बोलता है? नहीं, मरने से डर लगता है। डर क्यों लगना चाहिए? हमने सच्चे कर्म किए हैं, कोई बुरा काम नहीं किया है, तो मरने से डर क्यों लगना चाहिए भाई? और यह डर कब लगता है? जिसने जिंदगी में बहुत कुछ बुरा किया है उसको डर लगता है। देखिए आप, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि समाज के भय से तो नहीं, लेकिन भगवान से भय से तो डरो। बुरा काम करते समय कोई तो भय होना चाहिए ना। आपको भय ही नहीं है, समझो ये कानून की व्यवस्था नहीं थी तो ये चोर लोग डरते थे क्या? हम सबको कहीं पर भी पकड़ लेते और टपका देते थे, मार देते थे चोर लोग, क्योंकि कानून की व्यवस्था है, इसलिए वो डरते हैं ना। कोई तो बलवान है, कोई तो एक शक्ति है ऐसी कि किसी को भी, मतलब इस सृष्टि में कोई भी जीव हो, जीव मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। तो बहुत सारे लोग मैं ऐसा वैसा ऐसा घमंड करते हैं, तो घमंड किस बात का? मृत्यु तो अटल है ना, तो घमंड क्यों करते? देखिए, हर अवस्था में अलग अलग प्रकार का घमंड होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार। किसी को पैसों का घमंड है, धन का घमंड, किसी को शक्ति का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड होता है। घमंड अलग अलग प्रकार के मैंने अभी आपको बताया। अभी आप युवक है, आपके पास शक्ति है, आप सुंदर है, आपके पास पैसा भी है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बीत जाएगी धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई? आप समझो कि 40 साल 50 साल के बाद अभी आप जो कुछ करना चाहते हैं, उस पहाड़ के लिए दौड़ने के लिए कहा तो आप दौड़ सकते हैं, लेकिन किसी 60 साल व्यक्ति को कहा कि दौड़ो, वो दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसके पास शक्ति उसकी कमजोर हुई है। तो समाज में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हम छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों होते हैं? ऐसी एक मौलिक संदेश देने वाली नाम की कहानी हत्या बरखा राजेश शर्मा नाम के लेखिका ने लिखी है, और वह कहानी विशेषकर मराठवाड़ा के किसानों पर आधारित है। किसानों पर इसका आधार बनाया है, किसानों को। मैंने आपको कल एक पीरियड में बताया था कि कुछ दिनों पहले हमारे मराठवाड़ा में बहुत बारिश होती थी। अभी अब 50 साल का, हम जब छोटे थे तो 15-15 दिन की बारिश झड़ी लगती थी। इसलिए बारिश की झड़ी पर गाने ऐसे ही नहीं बने, झड़ी लगती थी इसलिए गाने बने ना। देखो आपने वो लगी सावन की झड़ी गाना है एक सुरेश वाडकर का, बहुत विरह का गाना है। और कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक समस्या है हमारे समाज में, किसानों के सामने। किसान सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। कितना विवश होता होगा वो अपनी जान देने के लिए। देता है क्या कोई? जान, जीव, प्राण हमेशा एक ही बार मिलता है, दोबारा प्राण नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वह किसान इतना मजबूर हो जाता है कि वह अपना प्राण त्याग देता है। आज हमारे समाज में गरीबी है, आर्थिक समस्या है, कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को झेलने सहन नहीं होती, और सहन न होने से वह आत्महत्या कर लेता है। किसान इस कहानी में एक 2 पात्र है, मैंने आपको पात्र के नाम लिख कर दिए थे कि जगाचा, मराठी में कहते हैं कि जगाचा पोशिंदा कौन है? किसान। क्योंकि अगर वही मर गया, एक पीछे एक 1970-80 में एक नेता था, उस नेता ने एक संगठन स्थापित की थी। आज भी लोग छाती पर वो बिल्ला लगाते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन नाम है उसका, शेतकरी संगठन। मालूम है? आपके गांव में होगी, देखो नीला आपका NSS का एक बिल्ला होता है ना, उसी प्रकार का शेतकरी संगठन का लाल कलर का एक बिल्ला है। और गांव में ये कुछ ही लोग बचे हैं आज। शरद जोशी ने यह संगठन स्थापित की थी, शेतकरी संगठन, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? हर एक लोगों के, हर एक जाति समाजों की संगठनें हैं। उसी प्रकार शेतकरी किसानों की किसान संगठन एक संगठन है। किसानों को कोई जात है क्या भाई?
है क्या किसानों की जात? तो सबसे ज़्यादा देश को प्रगति पर लाने में सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका है। सर्वधर्म समभाव की भावना ये किसानों में है। आप देखिए किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के छात्रों के यूनियन है, जाति पर आधारित यूनियन है, और सर्वधर्म समभाव का क्या संदेश देंगे वो? हर व्यक्ति अपने अपने जाति के संगठन स्थापित करेगा तो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकात्मता होगी? ये संभव नहीं है ना ऐसा। तो सबसे ज्यादा देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले कौन है? किसान है। तो गोदान उपन्यास का जिक्र आया था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में होरी नाम का एक पात्र है, होरी नाम का एक किसान है। वो होरी किस प्रकार की खेती करता है और फिर खेती करने से वो पूरे विश्व को, मतलब पूरे दूसरे लोगों को वो अनाज देता है, लेकिन खुद को ही मरना पड़ता है। खेती में काम करने वाले लोगों की स्थिति देखिए आप, और एक कमरे में काम करने वाले लोगों की देखो। छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी देखो कैसे रहता है, खा के पी के आराम से रहता है। लेकिन 10-20 एकड़ खेती है, वो किसान कितना परेशान है। उसको समय पर नहीं मिलता। कहीं पर किसी फसल को पानी दे रहा है, दोपहर का खाना खेती पर ही खाता है, और ये साहब टेबल पर खाना खाकर बैठते हैं। और उसकी भी ड्यूटी है, उसकी टाइम है उसका ड्यूटी का, कितना 6 घंटे 5 घंटे निश्चित है। 5 घंटे में 2-3 घंटे तो बातें ही करते रहता है, सिर्फ 3 घंटे काम करता है। किसान की ड्यूटी कितने घंटे की है? 24 घंटे। उसको कितने पैसे मिलते हैं? बहुत संवेदनशील, चिंतनशील ये कहानी है। बरखा राजेश शर्मा ने बहुत ऐसी एक चिंतनशील कहानी लिखी है। और हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है। आपको सिखाया गया कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में एक तरफ आप कह रहे हैं कि कृषि प्रधान देश है ना, और दूसरी तरफ कृषि में काम करने वाले किसान ही मर रहे हैं ना। पूरी उसकी उम्र खप रही है उसमें, खेती में। और दूसरी बात हुई कि खेती इस क्षेत्र पर, खेती इस व्यवसाय पर कोई संकट आता है तो इसको मदद कौन करता है? अगर समझो किसी ये फैक्ट्री डूब गई, कोई कारखाना बंद हो गया, तो कारखाना चलाने के लिए गवर्नमेंट उसको एक बजट देता है, सहायता देता है। कोई बैंक बंद हो गई तो बैंक को सरकार पैसा देता है चलाने के लिए, और दूसरा मतलब वो बैंक चलती रहती। लेकिन जब किसान की खेती बर्बाद हो रही है तो उस खेती को पैकेज मिलता है? नहीं मिलता। खेती आपके हाथ में नहीं है ना। अगर समझो अभी खेती में किसान ने बुआई की है, पेरनी, उसकी गारंटी है क्या? जब तक फसल परिपक्व अवस्था में नहीं आती, घर पर नहीं आती, तब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आने के बाद भी गारंटी नहीं है ना। फसल आ गई, आपने बोरे में बांध कर वो फसल घर पे लेके आ गए, बोरे में बांध दिया, कोई भी फसल है, और वह बाजार में लेके गए, बाजार में भाव मिलने की गारंटी है? नहीं है ना। तो किसान सुसाइड करेगा तो नहीं तो क्या करेगा? दूसरी बात है कि इतने सारे केमिकल, आप टीवी पर देखो, किसी कृषि दुकान पर जाकर देखो आप कि वहाँ पर कई सारे केमिकल्स मिलते हैं। हमारे समय में वो रोगोर नाम का एक इंड्रेल था। इंड्रेल का डब्बा मालूम है आपको? उसका इंड्रेल नाम नहीं, वो एंड्रोसल्फान नाम है उसका। देखो उस डब्बे पर, साइंस के कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे तो ये बहुत बड़ा नाम है उसका। और हमारे शॉर्टकट लोग क्या कहते हैं? इंड्रेल का डब्बा। झगड़े करते हैं और झगड़े में वो इंड्रेल डब्बे की तरफ भागते हैं। क्यों? मैं इंड्रेल पीऊंगा बोलते हैं, है कि नहीं? हकीकत है कि आपके गांव में देखो, घर में है इंड्रेल के डब्बे, इंड्रेल कहते हैं उसको। और फिर वो लोग उसको, कुछ लोग पकड़ते हैं, वो परेशान होता है। देखिए वो कितना डेंजर होता है, मालूम है क्या? हम जब कॉलेज में थे तब मैं भी खेती में जाता था अपने पिताजी को सहायता करने में। वो स्प्रे रहता ना, फवारनी, उसमें औषध डालते थे, और अगर वो औषध पानी में मिला हुआ हाथ को भी लगा तो हाथों को आग हो जाती थी। इतना उसमें पावर रहता है उस इंड्रेल में, केमिकल्स में। और वो इतना बड़ा खतरनाक, वो किसान कैसे पीता होगा भाई?
अरे देखते ही उसको बांस आती। अगर कहीं पर आपके घर में डब्बा रखा है ना, खाली डब्बा, उसमें औषध न हो, खाली डब्बा रखो, कम से कम एक 10 फीट 40 फीट उसकी बांस आती है ऐसी एंड्रिल की। तो वो किसान कितना मजबूर होता होगा पीते समय। देखिए आप बहुत सारे पेपर में पढ़ते हैं आप, और आपको ये बताने की जरूरत नहीं आप, क्योंकि ये शहर वाले लड़कों को ये कुछ ही मालूम नहीं है। लेकिन आप गांव में रहते हैं, किसानों के बच्चे हैं, तो ये आपके घरों में ऐसी स्थिति है। तो ये कहने का अर्थ यह है कि किसान इस प्रकार की सारी, उस पर आसमानी संकट तो है ही, लेकिन सुल्तानी संकट भी है। आसमानी और सुल्तानी संकटों में फर्क है। आसमानी यानी कि आसमान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कई सारी फसलों पर कीटक आते हैं, वो करपा नाम की बीमारी आती है। देखिए फसल पर, आप किसानों को मालूम होगा तो आपको मालूम होगा, वो फूल पत्ते आते हैं ना, उसको फूल जैसे आए फल के समय वातावरण बदल जाता, बादल छा जाते, वो फूल पूरे गिर जाती। जितनी फसल की आपने अपेक्षा की उससे कई गुना 50% में ही आधी ही फसल आती, और आपने पैसा लगाया होता खेती में, वो फसल नहीं आती। फिर साहूकार का जो कर्जा लिया हुआ है, और वो साहूकार का कर्जा तो आप नहीं चुका पाती, किसान नहीं चुका पाते, क्योंकि फसल ही नहीं आए ना। न चुकाने से क्या होता, फिर साहूकार तगादा लगाता है, बार बार आता है, पैसे दे दो पैसे दे दो। फिर उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती, नहीं तो घर बेचना पड़ता। और भी अभी ये तो हो गया ऐसा, आसमानी हो गया, ये बाकी के लोगों ने त्रस्त करना, इसको कहते हैं सुल्तानी संकट। कहने का अर्थ यह है कि कई सारी जिम्मेदारियां होती है किसानों पर भी, लेकिन किसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा नहीं पाता। और आप समझे, एक छोटे बच्चे ने, आपने कई सारे चित्रपटों में देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है और एक उसके पिताजी है, बहुत गरीब है, और वह पिताजी एक आइसक्रीम की जिद कर रहा है, बेटा, छोटा सा बेटा बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, लेकिन उस पिताजी के पास उसकी फटी हुई धोती है, जेब में कुछ भी नहीं है। अब इस अवस्था में वो पिताजी क्या करेगा? ऐसी स्थिति आज भी हमारे ग्रामीण समाज में है। अमीर अमीर होते ही जा रहे और गरीब गरीब ही होते जा रहे। मतलब गरीब कैसा है, एक मतलब इसका कोई नियोजन नहीं होता। आज भी आप किसानों में देखो, बहुत सारे लोगों के पास 10-10 एकड़, 15-15, 20-20, 40-40 एकड़ खेती है, लेकिन उनके खेती का कोई भी नियोजन नहीं है। वो पूरा आसमान के भरोसे, मतलब नसीब के भरोसे चलते हैं लोग। और नसीब के भरोसे फिर उसमें कई प्रकार की अंधश्रद्धाएं, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, ये भी बीच में आती है। आपको शायद पता होगा कि कल परसों एक त्यौहार हो गया, संक्रांति के समय खेती में वो लोग पूजा करते ना, खेती में जाके अभी फसलों की अवस्था, अभी फसल किस अवस्था में, फूल फल लगे, अब ज्वारी हो, करडी हो, चना हो, उसको फल लगे हैं, बराबर है, तो वो परिपक्व अवस्था में है। और वह फल मतलब वह फसल वो अच्छी तरह से आए, इसलिए वो क्या करता है, खेती में जाकर पूजा करता है। क्या और कोई उद्देश्य होता है इसका? आपने देखा होगा ना, खोपड़ी की तरह करते ना खेती में। तो इसका कारण क्या है, उसको पूछो क्यों कर रहे हैं, वो बोलेगा करते हैं इसलिए करते हैं, कोई कारण नहीं। मतलब ये क्या है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, अंधश्रद्धा है। तो ऐसे कई सारे, मतलब ये किसान क्या है, अशिक्षित है ना, इसको सुशिक्षित नहीं है ये लोग। अगर अभी देखिए, आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र में, कॉमर्स में समझो, कोई आपको ऑडिटर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई बिजली का काम करने वाला लाइनमैन बनना है, तो आप क्या करते हैं भाई, अब उस संबंधित क्षेत्र से कोई कोर्स करते हैं ना, कोई डिप्लोमा करते हैं। तो खेती करने वाले किसानों को कोई ट्रेनिंग दी गई, देता है क्या फ्री में कोई ट्रेनिंग, खेती कैसे करनी चाहिए? और आप इधर कह रहे हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है। प्याज के दाम क्यों गिराए जाते हैं? क्योंकि ये राजनीति वाले लोग भी अपने वोटरों का ध्यान रखते हैं, मतदाताओं का। और सबसे ज्यादा जो शेयर होते हैं ना, शेयरों की लॉबी है। अभी प्याज का मालूम होगा आपको कि प्याज के रेट बढ़ गए, प्याज शॉर्टेज हुआ होगा मार्केट में,
प्याज के रेट बढ़ गए, प्याज मालूम है ना। तो प्याज के रेट बढ़ गए तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक देश को ऑर्डर दे दिया कि 400-500 मीट्रिक टन उस देश से ज़्यादा दरों में, महंगे दरों में वो प्याज आयात किया और हमारे मार्केट में बेच दिया कम रेट में। तो क्या हो गया, प्याज के रेट गिर गए। वो किसानों ने जो फसल उत्पादन की थी वो तो उद्ध्वस्त हो गए ना। फिर आपको शायद पता होगा ना, बहुत सारे किसान लोग अपने फसलों पर ही सपने देखते हैं। आपको मालूम है कि आपके माता पिता खेती में काम करते होंगे तो उन्होंने कुछ तो इस प्रकार की योजनाएं बनाई होगी कि ये फसल आ गई तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उनके सपने होते हैं। आप गलती से आप अपने पिताजी की माताजी और पिताजी के साथ खेत में जाकर देखिए, कभी गलती से आपने कोई किसी फसल का पौधा तोड़ दिया तो आपको डांटते हैं। मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम अपने फसलों से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य है ना। किसी जानवर ने आपके फसल खा दी तो क्या, भेड़ बकरियां लोग चराते हैं ना, तो ये भेड़ बकरियां किसी फसल में जाकर खा गई तो देखो कितना बड़ा झगड़ा होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो फसलों की इतनी रक्षा करते हैं कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनको चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य होता है। और यहाँ पर इस कहानी में कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं वो कमज़ोर किसी काम के नहीं होते लोग। इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं अभंग में कि जया जैसा संग है तया तैसा लाभ होता है। आप जिस प्रकार की व्यक्ति के साथ रहते हैं उस प्रकार के व्यक्ति के विचारों का प्रभाव आप पर होता है। आप कमज़ोर के साथ रहोगे तो आप भी कमज़ोर हो जाओगे। आप अच्छे सदृढ़ व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी अच्छा बनोगे। इसलिए तो यहाँ इस कहानी में बरखा राजेश शर्मा नाम की लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से ये हमें संदेश दिया है कि ये जो किसान है इस कहानी में, उसका नाम मैंने आपको लिख कर दिया था, क्या नाम था, एकनाथ। एकनाथ नाम था उसका। नाम देखो, एकनाथ किसी का भी नहीं, नाम में ही नाथ, अनाथ बोलते ना, अनाथ होता है, तो ये एकनाथ किसी का भी नहीं, सबका काम करता है लेकिन कोई भी उसको नहीं चाहता। एकनाथ, उसकी क्या अवस्था होती है, और वह फसलों को देखकर सपना देखता है लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होता, और सपना न पूरा होने से वह अपने खेत में जाकर एक पेड़ को वो रस्सी से, वह रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले को लगा लेता है। फांस कहते हैं उसको, फांसी लगाता है, फांसी लेते हैं ना किसान लोग। तो ये क्यों ऐसा इस प्रकार का इस कहानी में बताया गया कि उसकी पत्नी है एकनाथ की, काशी नाम की एक स्त्री है, लेकिन वह इतनी एक ईमानदार और इतनी मतलब वो सदृढ़ है कि वो अपने पति का हौसला, कई बार वो एक बार नहीं गया फांस तक, उसने 3-4 कोशिशें की होती है। यहाँ पर काशी सुबह सुबह घर का आंगन साफ कर रही होती। गांव में, ये शहर में नहीं होता ये ऐसा। वो झाड़ू से वो घर का आंगन साफ करती है, और उसके ससुर जी है गणपतराव, काशी के ससुर है गणपतराव, चबूतरे पर बैठकर बीड़ी फूंक रहे, बीड़ी पी रहे, सुबह का समय है। और काशी की सासू माँ रमाबाई, ये नस मालूम है, तंबाकू से बनती है नस, वो सूंघ रही है, और छोटे से गांव की उस गली में मुंह धोने गरारे की आवाज़ों के साथ गाय के रंभाना ने कि वो गाय सुबह सुबह अपने मालिक के लिए आवाज़ें निकलना, ओरडने, हंबरने, रंभाना यानी हंबरना, बकरी के मिमियाने की आवाज़ें भी शामिल थी। देखिए सुबह का वातावरण है, सुबह सुबह का आपके गांव का वातावरण देखिए, आप याद करो उसको। वो मुर्गे बांग देते हैं, इधर इधर दौड़ते हैं, फिर बकरियों की आवाज़ आती है, जैसे जैसे धूप पड़ती है तो वैसे वैसे वो बकरियों को छोड़ने का समय हो जाता। ये पशुओं का भी वो दूध निकालने का काम रहता सुबह सुबह।
तो ये इस प्रकार का सुबह का चित्र है। काशी अब उठ गई है और घर का आंगन साफ कर रही है। उसी दरमियान काशी को क्या समाचार मिलता है? काशी के मन में कुछ भी नहीं। तभी काशी का देवर नारायण यह घबरा हुआ दौड़ता आता दिखाई देता है। वो घबरा हुआ है और वो दौड़ा कर आया हुआ है काशी के पास। उसका देवर, साथ ही वो जोर से चीख रहा है, जोर से बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है बाबा बाबा, उसके ससुर जी को आवाज दे रहा है और वो कहता है आई वहिनी। काशी ने नारायण को देखा, काशी ने नारायण को देखा, हाथ में पकड़े झाड़ू को एक और फेंका और अपनी किनार फटी साड़ी से हाथ पोंछती हुए बोली, नारू नारू क्या बात है? देखिए, उसने ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा गंभीर समाचार वो लेकर आया हुआ है और वह इस प्रकार के सुबह सुबह अपने कामों में व्यस्त है। और उसका पति एकनाथ खेत पे गया था और खेत से इसने नारायण दौड़कर आया हुआ है और उसने क्या समाचार लाया है हम देखेंगे कि नारू अपने पिता को भींच कर रोने लगा। बाबा बाबा, गणपतराव ने नारू को झिंझाड़ते हुए कहा। नारू बता तो बेटा, बात क्या है? बेटे ने देखा है कि कुछ तो हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बताए, इतना संवेदनशील हो जाते हैं। तो फिर एकनाथ ने क्या किया, इस प्रकार का समाचार वो लेकर आया है। वो नारू बता नहीं पा रहा है, लेकिन नारू कुछ नहीं बता पा रहा था, रोते ही जा रहा था, रोना आ रहा है उसको। और वो कह रहा है कॉलेज में पढ़ने वाले देवर को काशी के पास है ना वो अभी, इस तरह बच्चों की तरह फुट फुट कर रोता देखा तो काशी बुरी तरह आशंकित हो गई। मन में अलग अलग प्रकार की विचार आना, कुछ तो हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो इस प्रकार की आशंका की दृष्टि से सोचने लगी। वो नारू को खींचकर अपनी ओर करती हुई बोली, नारू कहता क्यों नहीं, क्या बात है? बता ही नहीं रहा, बताना नहीं आ रहा, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, रो रहा है कि क्या हो गया। नारू कहता है वही दादा को कर्ज से मुक्ति मिल गई। देखिए कैसा वाक्य है, कर्ज तो चुकाया नहीं, कर्ज से मुक्ति कैसे हो गई? आपको शायद पता होगा कि लोग मरने के पहले जीवित है। प्रेमचंद जी की होरी का उदाहरण आया था। प्रेमचंद जी की कफन कहानी में घिसू और माधव की कहानी है, यही है, सेम टू सेम। गरीबी के कारण क्या क्या कर सकते हैं। तो वो घिसू, माधव और बुधिया, माधव की पत्नी है बुधिया, बेचारी बहुत, उसको ऐसी कई बीमारियां हो जाती, लेकिन वो बीमारियां दूर करने के लिए घर में एक कौड़ी मतलब 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। वो काम करती है, काम करके पैसे लाती है और इन दोनों को खाना खिलाती है। ये निकम्मे हैं दोनों, घिसू और माधव। अब ये घिसू बूढ़ा हो चुका है, वो भी चिलम पीता है। घिसू गांव में जाकर कहीं पर भी चौराहे में जाकर बातें करता है लोगों के साथ बड़ी बड़ी। वो आपको सिर्फ बोलते हैं, बोलने वाले कुछ करते नहीं, इसलिए वो घिसू ऐसा ही था। अब एक बार क्या हो गया कि उसकी पत्नी, माधव की पत्नी मर गई। देखो कैसी कफन कहानी है ये। अब ये इतने गरीब है कि उस बुधिया की बीमारी के लिए लोग किसी को भी पैसे मांगे तो किसी ने भी पैसे नहीं दिए, खाने के लिए पैसे नहीं दिए। अब बुधिया मर गए तो मरने के बाद गांव के कुछ लोग आ गए, अरे यार बहुत अच्छी थी, मरने के बाद अच्छी थी, बहुत बेचारी नेक थी, जिंदा थी तो उसके चरित्र पर 1000 प्रश्न, और मर गई तो नेक थी, प्रामाणिक। देखिए कैसे हमारे समाज के रीति रिवाज है। तो मर गई और लोग कहने लगे, आने लगे, 4-5 गली के सारे लोग जमा हो गए। बुधिया मर गई बेचारी, तो उसका वो जो अंतिम जो होता है ना, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। जीते जी उसको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिला, लेकिन मरने के लिए, कफन के लिए लोगों ने पैसे दे दी। अब चंदा जमा किया लोगों ने और बोले इसको नया कफन लाना पड़ता। इनको पैसे दे दिए 5 रुपए और ये बाजार में चले गए। बाजार में चले गए, एक तो यहाँ एक बहुत बड़ा होटल था, इनको जिंदगी भर वैसा खाना नहीं मिला। वहां पर पूरी भाजी की ऐसी स्वाद आ रहा है। ये
कफन लाने की बजाय, वो कपड़े की दुकान पर जाने की बजाय उस होटल में गए और वहाँ पर पेट भर खाना खा लिया दोनों ने। और फिर ऊपर से डकार देने लगे, डकार यानी ढेकर। खाने के बाद 5 रुपए में सिर्फ 1 रुपया बच गया। 4 रुपए उन्होंने खाने के लिए खाए। और वो बोले बेचारी बहुत अच्छी थी, मरने के बाद भी हमको खाना खिला गई। इस कहानी के माध्यम से जैसे कि एक व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई है, उसका वर्णन इस कहानी के माध्यम से हमारे सम्मुख आता है। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आवश्यकता है कि लोग अपने छोटे छोटे जीवन में कई प्रकार की संकट आते हैं, उस संकटों का डटकर सामना करें। इस प्रकार का संदेश काशी इस कहानी के माध्यम से दिया हुआ है। जहाँ हमारी जो व्यवस्था है ये शोषक व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ शोषक बने साहूकारों को इस कहानी के माध्यम से लताड़ा गया है, वही कर्मकांड के माध्यम से गरीब किसानों का निर्मम शोषण किस प्रकार होता है, वह धर्म के ठेकेदारों को भी इस कहानी के माध्यम से बख्शा नहीं गया है। काशी का संयम, विवेक, संघर्ष, जिम्मेदारियाँ आज भी किसानों में आशा की ज्योति जलाता है। ये कहानी आज किसानों के लिए एक मौलिक संदेश देने में सफल हुई है। जैसे काशी कहती है कि जीवन मिला है तो मृत्यु भी अटल है, क्यों ना संघर्ष किया जाए, हाँ धनी मैं संघर्ष करूंगी, यही कहानी की मौलिकता है। काशी ने अपने पति को खोया है, फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से एकनाथ की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से अपनी परिवार को खड़ा करने में, स्वनिर्भर बनाने में भरपूर कोशिश करती है। और यही इस कहानी के माध्यम से जिस प्रकार का संघर्ष काशी ने किया है, वही संघर्ष जन सामान्य लोग भी करें, इसी प्रकार का संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया है।